कैसे हो आप सभी। आज बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक इसका इक्विलिब्रियम का। एक्चुअल में न्यू टॉपिक तो नहीं है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे थे तो उसी से रिलेटेड है, बट उससे रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो बेटा हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए कल डिस्कस कर चुके थे कि क्या होता है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड हमने टाइप्स ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम भी देख लिया था। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इसके लिए हम क्या देखेंगे, इफेक्ट देखेंगे, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है बेटा, जिसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो जैसे मैं रिएक्शन लिखूं आपके पास A+B, ये क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, एंड किसमें कन्वर्ट होता है बेटा, C+D के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और जब हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फास्टली होती है। वी नो दैट जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है K, वो क्या होता है, KF डिवाइडेड बाय KB। दैट मीन्स ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, ये बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए। तो ये फॉरवर्ड की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एंडोथर्मिक में बेटा जो KF है ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों होगा, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवरेबल कंडीशन है। दैट मीन्स आपके पास KF इंक्रीज हो जाएगा। और अगर KF इंक्रीज होगा तो हमें पता है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, क्या कर रहे हैं हम, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो KF की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और KF अगर इंक्रीज होगा बेटा तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होते हुए चला जाएगा। क्लियर है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बेटा हीट जो होती है वो रिलीज होती है। ठीक है, इसका मतलब आपके पास ये रिएक्टेंट है A+B, और ये किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, C+D में, और हीट को क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। तो जो हीट रिलीज होगी वो एज अ प्रोडक्ट शो होगी। ठीक है, अब ये हीट क्या हो गई है, रिलीज हो गई है। जब प्रोडक्ट की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो बेटा ये जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, बैकवर्ड, वापस आने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी अप हो चुकी है, इसकी डाउन हो चुकी है। तो यहाँ पर ये जो KB आएगा बैकवर्ड, वो क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। और अगर KB इंक्रीज हो रहा है तो वी नो दैट जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो बैकवर्ड जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसके क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर बेटा आपने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो बेटा ये जो KB की वैल्यू है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और KB की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये इंक्रीज का सिंबल है, ये डिक्रीज का सिंबल है। तो एंडोथर्मिक में हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब, और हीट एब्जॉर्ब होती है तो KF क्या होता है, इंक्रीज, और KB क्या होगा बेटा, इंक्रीज। कब, ऑन इंक्रीज टेम्परेचर। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि KB इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स ये डिक्रीज हो रहा है। तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो और देख लेते हैं, देन हम इसके यूनिट डिस्कस करते हैं। हमें अब देखना है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एनी रिएक्शन। आपको पता है कि आपने टाइप्स पढ़ा था,
एक होता है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में बेटा जो फेज होती है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की वो क्या होती है, सेम होती है। एक ऐसा केमिकल इक्विलिब्रियम जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर सेम फेज, ठीक है, आर इन सेम फेज। तो यहाँ पर बेटा मैंने अगर एग्जांपल दिया N2 है आपके पास, ये भी गैस है, H2 है, ये भी क्या है बेटा, गैस है, और ये क्या बना रहा है 2NH3, ये भी क्या है, गैस है। तो इसके लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या लिखोगे, कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। क्लियर। तो गैसियस के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो कंसेंट्रेशन होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेशर से। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं Kp इज इक्वल टू क्या आएगा, प्रेशर ऑफ द NH3 प्रेशर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ द N2 एंड प्रेशर ऑफ द H2। क्लियर। गैसियस के लिए हम क्या करते हैं, प्रेशर की टर्म लेते हैं। तो कंसेंट्रेशन की टर्म में Kc आप ऐसे लिखोगे, प्रेशर की टर्म में आप Kp ऐसे लिखोगे। क्लियर है। और एग्जाम्पल लेते हैं तो उनमें भी सेम यही कंडीशन आनी है। इनके लिए है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम के लिए हम कोई भी रिएक्शन जो होगी उसके लिए क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। इसमें बेटा थोड़ा सा चेंजमेंट आएगा, वो क्या आएगा देखो। सेकेंड जो आएगा हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होता है वो सेम फेज के अंदर नहीं होता, दोनों की फेज क्या रहेगी, अलग, रिएक्टेंट की भी अलग और प्रोडक्ट की भी अलग, डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या होता है, सॉलिड फॉर्म के अंदर। जब ये ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है। एंड CO2 जो होती है वो बेटा गैस फॉर्म के अंदर होती है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है, कंसेंट्रेशन की टर्म में अगर Kc देखें तो क्या होगा, देखो कंसेंट्रेशन ऑफ द CaO एंड कंसेंट्रेशन ऑफ द CO2, दिस इज द प्रोडक्ट, डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। बट बेटा जो कंसेंट्रेशन होती है किसी भी सॉलिड या लिक्विड की हमेशा क्या होती है, 1 होती है। दैट मीन्स कंसेंट्रेशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट इज द 1। हमेशा ध्यान रखना, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड के लिए हमेशा कंसेंट्रेशन क्या रहेगी, 1, ठीक है। एंड कैल्शियम ऑक्साइड की भी क्या हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किस पर डिपेंड करेगा, वैल्यू रखो, ये भी 1 है, ये भी 1 है, इस पर डिपेंड कर रहा है ओनली कंसेंट्रेशन ऑफ द CO2। दैट मीन्स इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होता है वो गैसेस की कंसेंट्रेशन और प्रेशर पर डिपेंड करता है। तो आपको ये चीज माइंड में रखनी है। अगर हम अनदर एग्जांपल और लेते हैं तो उसमें अगर सॉलिड दिया हुआ है तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि किस पर डिपेंड करेगा, ओनली गैसेस। सॉलिड की वैल्यू आपको 1 पुट अप करनी है, ठीक है, क्योंकि कंसेंट्रेशन हमेशा उनकी क्या होती है, 1, कंपैरेबल, ठीक है। जैसे मैं और एग्जांपल लेती हूँ इसके अंदर, आपके पास एग्जांपल है H2O जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर है, ठीक है, एंड वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपको इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है इस केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए, तो Kc इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, कंसेंट्रेशन ऑफ द H2O उन गैस फॉर्म डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ H2O इन लिक्विड फॉर्म। वी नो दैट क्या है, लिक्विड है ना, ये लिक्विड के लिए जो कंसेंट्रेशन होगी H2O लिक्विड के लिए वो क्या होगी, 1 पुट करोगे
तो Kc इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, ओनली H2O, किसकी, गैसियस फॉर्म में। इसकी कंसेंट्रेशन और इसके प्रेशर पर डिपेंड करेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई आपको एक ऐसे आयोनिक फॉर्म में रिएक्शन मिल जाती है तो क्या करोगे, देखो। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे मैंने बोला जिंक, ये बेटा है एक्वस फॉर्म के, सॉलिड फॉर्म के अंदर, प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव है एक्वस फॉर्म के अंदर। लिक्विड और एक्वस में डिफरेंस होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर जिंक 2 पॉजिटिव है एक्वस फॉर्म के अंदर एंड कॉपर है सॉलिड फॉर्म के अंदर। तो इसके लिए जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे तो क्या लिखोगे, Kc इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ द जिंक 2 पॉजिटिव आयन एंड कंसेंट्रेशन ऑफ द कॉपर divided by concentration of the zinc and concentration of the copper 2 positive ion, right? अब इस इक्वेशन में अगर हम देखें, जो जिंक है वो क्या है, सॉलिड, और कॉपर जो है वो भी क्या है, सॉलिड। इनकी जो कंसेंट्रेशन होगी, कंसेंट्रेशन को हम बड़ी ब्रैकेट में शो कर रहे हैं, वो क्या हो गई, 1 हो गई। वैल्यू पुट करोगे 1, तो Kc इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, जिंक 2 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन है डिवाइडेड बाय कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन, ठीक है, ये आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी जो रिएक्शन होती है या फिर कोई भी केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, तो वहां पर हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं। यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट आपको निकालनी है। देखो, मैं एक रिएक्शन लिख रही हूं कि आपके पास सपोज ये रिएक्शन है, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम भी है यहाँ पर। अब आपको इसके लिए क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखनी है या फॉर्मूला लिखना है। तो ये कंसेंट्रेशन किसकी है बेटा, प्रोडक्ट की, ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हम कंसेंट्रेशन लेके चल रहे हैं ना, और कंसेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं K इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे मोल लीटर इनवर्स, यहाँ भी क्या लिखेंगे, मोल लीटर इनवर्स लिखेंगे ना, बट यहाँ पर क्या है बेटा x, यहाँ पर क्या है y, नीचे लिखोगे मोल लीटर इनवर्स पावर a, मोल लीटर इनवर्स पावर b। यहाँ पर अगर हम देखें मोल लीटर इनवर्स सेम है, पावर अलग है, तो पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स, पावर क्या लिखोगे, x प्लस वाई, सेम एज इट इज नीचे लिख दोगे आप, क्या लिखोगे, मोल लीटर इनवर्स एंड पावर लिखोगे a प्लस b। अब देखो ये दोनों भी तो सेम है, बट पावर क्या है, डिफरेंट। तो ये पावर जब ऊपर जाएगी तो किस में आ जाएगी, माइनस में। आपको मैंने Kp एंड Kc के अंदर ये चीज एक्सप्लेन की हुई है ना। तो आप क्या लिखोगे, K इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स और पावर लिखोगे x प्लस वाई है एंड माइनस a प्लस b है। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, और ये किसके इक्वल होता है बेटा, वी नो दैट दिस वन इज इक्वल टू द डेल्टा n, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, मोल लीटर इनवर्स एंड पावर क्या आ गई इसकी, डेल्टा n। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये यूनिट है किसकी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। क्या सभी इक्वेशन के लिए या केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा n इक्वल होता है, नहीं। इसीलिए बेटा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट है सबके लिए फिक्स नहीं होती है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल करके बताती हूँ, उसमें हम यूनिट निकालेंगे, क्लियर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन मैं आपको एग्जांपल्स करा देती हूँ। इसमें एग्जांपल देखो बेटा,
जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपके पास कि जो अमोनिया है, मैंने अपोजिट लिख दी, पहले अलग लिख रहे थे हम N2 प्लस H2 कर रहे थे, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है N2 प्लस 3H2 के अंदर, ठीक है। अब इसमें हम डेल्टा N निकालते हैं, NP माइनस NR होता है, प्रोडक्ट की क्या है देखो नंबर ऑफ मोल्स 3 प्लस 1 4 माइनस यहाँ कितने है बेटा 2, कितना आ गया 2 आ गया। तो इसके लिए अगर आपको निकालनी है के की क्या यूनिट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो मोल लीटर इनवर्स था एंड पावर क्या थी डेल्टा एन। डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आई है बेटा 2, तो आप यहाँ क्या करोगे 2 पुट करोगे, जैसे ही 2 पुट करोगे क्या आ जाएगा देखो मोल स्क्वायर लीटर इनवर्स 2, राइट। ये यूनिट किसके लिए आई है इस वाली इक्वेशन के लिए, ठीक है। अगर बेटा यही इक्वेशन मैं अपोजिट लिखती हूं, कैसे, यहां पर लिख दूं ये मोल स्क्वायर लीटर इनवर्स 2। अगर मैंने ये रिएक्शन ऐसे लिखी N2 प्लस 3H2 2NH3, तो इसके लिए डेल्टा N की वैल्यू कितनी आएगी देखो, ये क्या है 2, नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के हैं 2। अब ये एज ए रिएक्टेंट है जिसकी वैल्यू है 4, कितना आएगा माइनस का 2 आएगा। आप N की वैल्यू बेटा -2 पुट करोगे तो कितना आएगा देखो मोल लीटर इनवर्स की पावर 2 है, कौन सी माइनस में, तो क्या लिखोगे मोल इनवर्स 2, इनवर्स 2 ही आएगी। बट देखो यहाँ -1 पहले से है और बाहर है -2, तो किस में आ जाएगी प्लस में, तो लीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखो बेटा ये थी इस वाली इक्वेशन के लिए यूनिट, और अब इस वाली इक्वेशन के लिए ये है यूनिट, क्या हो गई है चेंज हो गई है ना बेटा, चाहे साइन चेंज हुआ हो। इसीलिए कोई भी केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है उसमें रेट जो ये इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट क्या होती है डिफरेंट होती है, ठीक है। अब एक और रिएक्शन में बताती हूँ, इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम में आता भी है। देखो सपोज मैंने आपके पास ये दे दिया H2 प्लस I2, किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा 2HI के अंदर, या डेल्टा N आपको निकालना है, NP माइनस NR होता है, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बेटा 2 माइनस रिएक्टेंट के कितने हैं 1 प्लस 1, कितने हो गए 2, दैट मीन्स 0। तो बेटा जो रेट के जो आएगा उसकी यूनिट देखो मोल लीटर इनवर्स की पावर क्या है बेटा 0 है, और किसी की पावर 0 होती है दैट मीन्स वो वैल्यू क्या हो जाती है 1 में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो के है इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है वो क्या रहेगा यूनिट लेस रहता है। ध्यान रखना है जब डेल्टा एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट जब इक्वल होते हैं रिएक्टेंट के, तो वहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो यूनिट लेस होता है, वहां पर यूनिट नहीं होती उसकी, क्लियर है। तो ये थी यूनिट ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नाउ वी विल डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओके। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एप्लीकेशंस क्या होती है, मेन बेटा 3 एप्लीकेशंस होती है। फर्स्ट इसके अंदर आता है बेटा क्या एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन जो है वो एक्सटेंड हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। तो इसमें बेटा जो सपोज एक रिएक्शन है A plus B, this is the reactant and converted into the product, ठीक है। अब इसमें जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बेटा इसकी वैल्यू अगर मोर देन 10 की पावर 3 आता है तो इसका मतलब क्या है रिएक्शन जो है वो कहाँ हो रही है फॉरवर्ड में, ठीक है। और फॉरवर्ड के लिए अगर फेवरेबल कंडीशन ये है दैट मीन्स जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है
कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज हो रही है, ये ध्यान रखना। कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब रिएक्शन जो है वो एक्सटेंड हो रही है, रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर बेटा K की वैल्यू लेस देन 10 की पावर -3 अगर इस वैल्यू से कम आती है तो इसका मतलब ये फेवरेबल कंडीशन किसके लिए होगी, बैकवर्ड के लिए। और बैकवर्ड का मतलब क्या है बेटा, कि जो कंसंट्रेशन है वो प्रोडक्ट की क्या होती जा रही है, डिक्रीज, क्योंकि वो वापस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, A+B, दैट मीन्स रिएक्टेंट के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होने लग जाएगा, बिकम्स डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज होने लग जाता है। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन है जिसमें आपको ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपको ये बताती है कि रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो रही है या नहीं हो रही है, एक्सटेंड हो रही है या नहीं हो रही है। वो डिपेंड करेगी, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है दैट मीन्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है। अगर बेटा K की वैल्यू लेस देन 10 की पावर -3 आती है दैट मीन्स बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन है, इसका मतलब प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, सेकंड आता है बेटा प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन। अभी बताए डायरेक्शन मतलब फॉरवर्ड या बैकवर्ड हो रही, वो कैसे पता चलता है। सपोज एक रिएक्शन है आपके पास A+B एंड दिस इज कन्वर्टेड इनटू C+D, राइट। तो इसके लिए बेटा देखो, इसकी भी कुछ ना कुछ कंसेंट्रेशन होती है, इसकी भी कुछ ना कुछ कंसेंट्रेशन होती है। तो जो कंसेंट्रेशन होती है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की एट इक्विलिब्रियम, उसको बेटा हम Q से डिनोट करते हैं। दिस इज द रिएक्शन क्यूसेंट। ठीक है, रिएक्शन क्यूसेंट है ये, और ये क्या बताता है, कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, और आपको पता भी है बेटा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K, वो भी तो यही बताता है, कंसेंट्रेशन ऑफ द C एंड कंसेंट्रेशन D डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ A एंड कंसेंट्रेशन ऑफ B, राइट। तो जो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ये जो रिएक्शन क्वोशिएंट है, इनकी वैल्यूज अगर बेटा इक्वल आती है, C से डिनोट कर देना, C दैट मीन्स कंसेंट्रेशन, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आती है इसका मतलब रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम के अंदर है। इसका मतलब ये जो इक्विलिब्रियम है आया ना रिएक्शन फॉरवर्ड में होगी ना ही बैकवर्ड में होगी। क्लियर। अगर बेटा QC की वैल्यू इज ग्रेटर देन KC तो इसका मतलब क्या होगा, रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, रिएक्शन विल बी प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर बेटा KC की वैल्यू ज्यादा है QC से, KC की वैल्यू ज्यादा है दैट मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की ज्यादा है, तो यहाँ पर रिएक्शन जो होगी वो कहाँ होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये था बेटा प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसकी थर्ड एप्लीकेशन है बेटा, और बहुत इजी भी, अभी तक हम बात करते हुए आ रहे हैं। ये फॉर्मूला ध्यान है, इसमें क्या लिख रहे हैं हम, कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, राइट। तो बेटा जो थर्ड है वो कंसेंट्रेशन से रिलेटेड है। तो थर्ड एप्लीकेशन ये आती है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो बेटा क्या करता है, कैलकुलेट कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की कंसेंट्रेशन को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है कौन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैसे बेटा, बहुत इजी है। जैसे कि आपको मैंने एक न्यूमेरिकल दिया, उसमें हमने
कंसंट्रेशन दे दी रिएक्टेंट की भी और प्रोडक्ट की भी, और आपसे पूछते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, तो आप निकाल लोगे, ठीक है, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है। अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे दी और कंसंट्रेशन निकालना पूछते हैं तो भी आप इजीली निकाल सकते हो। तो ये दो टाइप के बेटा मैं आपको न्यूमेरिकल करा रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट टाइप का देखो क्या है, आई होप ये एप्लीकेशन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये 3 एप्लीकेशन है। नेक्स्ट देखो न्यूमेरिकल देखते हैं हम। अगर बेटा आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ, सपोज क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके पास एक रिएक्शन है N2 + 3H2, ये कन्वर्ट हो रहा है बेटा 2NH3 के अंदर, राइट। आपको कंसंट्रेशन तीनों की दी हुई है, ठीक है। NH3 की भी कंसंट्रेशन दी हुई है, N2 की भी दी हुई है एंड H2 की भी दी हुई है, ठीक है। NH3 की दी हुई है बेटा 1.2 कंसंट्रेशन, दैट मीन्स मोलर के अंदर, ठीक है, ओनली। N2 की आपके पास दी हुई है 1.0 मोलर और H2 की दी हुई है 3.0 मोलर। और आपसे ये पूछते हैं कि Kc की वैल्यू निकालो, सिंपल है। Kc इज इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द NH3, कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर, ठीक है। आपको क्या करना है, ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी है एंड आंसर निकालना है। तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर निकाल के मुझे बताएंगे कि क्या आंसर आएगा, ठीक है, किसका, Kc का। आपको यूनिट भी बताई हुई है मैंने, डेल्टा एन की वैल्यू निकालोगे और यूनिट भी लिखोगे लास्ट में क्या आएगी, क्लियर। तो एक आपकी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन है बेटा द वैल्यू ऑफ Kc is 4.24 at 800 Kelvin for the reaction, और रिएक्शन आपके पास है CO + H2O, और ये बेटा कन्वर्ट हो रहा है किसमें, CO2 + H2। बेटा ये सारे गैसियस फॉर्म के अंदर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का मतलब है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दोनों की सेम रहेगी एंड प्रोडक्ट की भी कंसंट्रेशन दोनों की सेम रहेगी, उसको हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ CO, H2O, CO2 एंड H2 सभी की निकालनी है, ठीक है। इफ only CO and H2O are present initially at concentration of 0.1 मोलर। आपको क्या करना है, देखो इनिशियल कंसंट्रेशन दे दी तो हमारे लिए तो इतना ही काफी है। अब इसमें आपको क्या करना है, इन सभी की कंसंट्रेशन निकालनी है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तब, ठीक है। इनिशियली कंसंट्रेशन दी हुई है, जब प्रोडक्ट नहीं बना है तब की दी हुई है, प्रोडक्ट बनने के बाद की आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको आंसर जब लिखोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि CO + H2O हमने मिक्स किया तो इसकी इनिशियल क्या थी कंसंट्रेशन, 0.1 मोलर, इसकी भी क्या थी बेटा 0.1 मोलर, दोनों की है ये, ठीक है। बिफोर द रिएक्शन, ठीक है। अब जब रिएक्शन आपके पास नहीं हुई है
तो CO2 और H2 की बेटा क्या रहेगी, 0 कंसेंट्रेशन, क्योंकि ये बना ही नहीं है। जब ये बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो हमने क्या माना, सपोज ये भी X इसकी कंसेंट्रेशन है और इसकी कंसेंट्रेशन भी क्या बनी, X बनी, तो इसमें से बेटा 0.1 में से X पार्ट क्या हो गया, कम हो गया। दैट मीन्स 0.1 माइनस X अब इसके पास बची हुई है रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद, इसकी भी 0.1 माइनस X बची हुई। तो आपको अब कंसेंट्रेशन पता चल गई ना, हमें पता है ना, देखो CO की कंसेंट्रेशन ये है, H2O की ये है, फॉर्मूला हमें पता है। फॉर्मूला क्या होता है, देखो Kc इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ द CO2 एंड कंसेंट्रेशन ऑफ द H2 डिवाइडेड बाय, रिएक्शन देख लेना बैलेंस है या नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस है ये, ठीक है, तो आपको पावर लगाने की जरूरत नहीं, कंसेंट्रेशन ऑफ द CO एंड कंसेंट्रेशन ऑफ द H2। अब देखो आपके पास एक Kc की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे, पहले तो Kc की वैल्यू पुट करोगे, कितनी आएगी 4.24 इक्वल टू CO2 की कंसेंट्रेशन क्या है बेटा X, H2 की भी कंसेंट्रेशन क्या है X, X मल्टीप्लाई बाय X, तो हम x² लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो CO की कंसेंट्रेशन क्या है 0.1 माइनस X और H2 की भी यही है, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 0.1 माइनस X का स्क्वायर कर सकते हैं ना, क्योंकि दोनों की सेम है, तो हम स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। आप देखो इसको सॉल्व करना है, ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, तो अगर ये स्क्वायर इधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, रूट के अंदर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं रूट 4.24 इज इक्वल टू X डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस X। और जब आप बेटा इसको सॉल्व करोगे रूट को, तो क्या आएगा आपके पास, ये बेटा मैं इरेज कर रही हूँ क्योंकि बोर्ड छोटा पड़ रहा है, फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन मैं नेक्स्ट इसका करवा देती हूँ सॉल्यूशन, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट इसको मैं थोड़ा सा इरेज करके यहाँ पर क्वेश्चन को इरेज कर रही हूँ, ठीक है। देखो ये वाला पार्ट मैं ऊपर लिख रही हूँ, जब इस रूट को आप सॉल्व करोगे स्क्वायर रूट को, तो आपके पास क्या आएगा 2.06 इक्वल टू क्या आएगा बेटा x डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस x, ठीक है। आप इसको इधर ले आओ, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2.06 और यहाँ पर 0.1 माइनस x इक्वल टू क्या आ गया x आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हुए ना, इसके साथ भी और इसके साथ भी, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0.206, सॉल्व करोगे, पॉइंट यहाँ भी है, पॉइंट यहाँ भी है, मल्टीप्लाई करके देखो, माइनस 2.06 x आ गया इसके साथ, इक्वल टू क्या है बेटा x की टर्म एक साथ रखो, ठीक है। तो नेक्स्ट में देखो यहाँ पर कर देती हूँ, तो क्या आएगा देखो 0.206 इक्वल टू, यहाँ पर ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस में x प्लस 2.06x, ठीक है। तो 1x है ये और ये है 2.06x, तो कितना हो गया टोटल, देखो टोटल हो गया 3.06x, क्योंकि ये 1x है, प्लस कर दो 1 को इसमें, ठीक है। तो आपके पास अब x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 0.206 डिवाइडेड बाय 3.06। जब बेटा आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 0.06। और भी ज्यादा सॉल्व करना है इसको तो आप आगे 7 भी लिख सकते हो, क्योंकि सॉल्व करोगे तब आपके पास आएगा कंप्लीट। अब देखो हमारे पास क्या पूछा क्या गया था बेटा, देखो इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ द CO2, इक्विलिब्रियम है वो हमारे पास x थी, x की वैल्यू ये आ गई, लिख दो 0.067 मोलर, एंड इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ H2 कितनी आ गई 0.067 मोलर, क्लियर है।
अब आपने क्या किया, इस x की वैल्यू यहाँ पुट करके हम आंसर निकालेंगे। तो निकालेंगे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द CO 0.1 माइनस, इसमें से ये 0.067 माइनस कर देना। जब आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0.033 मोलर। ठीक है, सेम एज इट इज आपको कंसेंट्रेशन ऑफ द H2O निकालना है, इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन। तो 0.1 में से माइनस करोगे 0.067, अगेन क्या आएगा 0.033 मोलर। आपके पास एक ये आगे कंसेंट्रेशन, एक ये है, एक ये है और एक ये। ये चार ही आपको निकालने थी, हमने निकाल ली। ठीक है, देख लो आपके पास ये वाली कंसेंट्रेशन थी ना, इसमें x की वैल्यू पुट करनी थी और x की वैल्यू हमने सॉल्व कर ली थी। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हो, ज्यादा टफ नहीं है। बस आपको ये इनिशियल कंसेंट्रेशन आपको मिलेगी और फाइनल आपको यहाँ पर इसकी x माननी है, प्रोडक्ट की फाइनल, और इसकी फाइनल इनिशियल में से आप प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन को माइनस कर देना, इसकी फाइनल कंसेंट्रेशन आ जाएगी। ठीक है, तो आपको ये फाइनल वाली यूज करनी है, इस फॉर्मूले में पुट करना है और आपको सॉल्व करना है। क्लियर? तो ये हो गया बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे सारे। ठीक है, कल बेटा हम मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। टेक केयर।